प्यारे बच्चों, क्लास 11 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए समाज शास्त्र सोशोलॉजी का विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से सेट 2 मॉडल क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस वीडियो को समाज शास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार में कौन कौन से दो वर्ग होते हैं। तो मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग बताए गए। पहला है उत्पादन वर्ग और तथा दूसरा है वितरण वर्ग। दूसरा है अंतर समूह की अवधारणा किसने दी थी। तो इसको दिया था W.G. समर ने। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किनका है। तो मजुमदार एवं मदान का है। फिर है आपका G.S. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। समाज का खंडात्मक विभाजन पहला, दूसरा है संस्तरण, तीसरा है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, फिर है आपका नागरिक एवं धार्मिक नियोक्ताएं एवं विशेषाधिकार, फिर है निश्चित व्यवसाय, फिर है विवाह संबंधी प्रतिबंध। पांचवा है सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रॉस है, जो 1901 में लिखे थे। ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समाज की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि है। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम कूले ने दी थी। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। तो लुनबर्ग ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है, प्राथमिक समूह का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अगला है औपचारिक और अनौपचारिक समूहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह एक समूह को ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणा होती है, सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। औपचारिक समूह उस मात्रा में भिन्न होते हैं जिस मात्रा में समूह के प्रकार स्पष्ट रूप से घोषित किए जाते हैं। एक औपचारिक समूह जैसे किसी कार्यालय संगठित के प्रकार स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाएं, यहाँ हो जाएगा भूमिकाएं, स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। दूसरी तरफ औपचारिक समूह का निर्माण नियमों या विधि पर आधारित नहीं होता और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला है अंतर समूह तथा बाह्य समूहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला अंतर है अंतर समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूह को इंगित करता है। दूसरा अंतर समूह में सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूह जो सदस्यों के लिए वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यह पाया गया है कि अंतर समूह में समानता व्यक्तियों में समानता मानी जाती है, उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है और उनमें वांछनीय विशेषत्व पाए जाते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है और उनका प्रत्यक्षण अंतर समूह के सदस्यों की तुलना में प्रायः नकारात्मकता होता है। 11 क्वेश्चन है, द्वितीय समूह की विशेषता बताएं। तो इसकी पहली विशेषता है संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है, संबंध अवैयक्तिक होते हैं। द्वितीयक समूह योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर निर्देशित होते हैं। संबंध सर्वांगीण न होकर सीमित होते हैं। द्वैतिक समूहों का आकार बड़ा होता है, अर्थात इसके सदस्यों की संख्या अधिक रहती है। द्वैतिक समूह विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। सदस्यों के संबंध व्यक्तिक न होकर सामूहिक होते हैं। इनका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए इनको विशेष हित समूह भी कहा जाता है। सदस्यों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। द्वैतिक समूह का निर्माण जानबूझकर चेतन अवस्था में किया जाता है। द्वैतिक समूह में सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक होते हैं, जैसे पुलिस, न्यायालय आदि। द्वैतिक समूह तुलनात्मक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, ये उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। फिर है द्वैतिक समूह में संबंध बहुत कुछ औपचारिक होते हैं, द्वितीय समूह विशेष हितों पर आधारित होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंतर समूह की अवधारणा की व्याख्या करें। तो जिन समूहों के साथ कोई व्यक्ति पूर्ण एकात्मकता या
तारतम्यता स्थापित करता है उन्हें उसका अंतः समूह कहा जाता है। अंतः समूह के सदस्यों के मध्य अपनत्व की भावना पाई जाती है। वे अंतः समूह के सुख को अपना सुख तथा दुख को अपना दुख मानते हैं। समूह का अस्तित्व सदस्य स्वयं का अस्तित्व मान लेते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के समूह में हम की भावना पाई जाती है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भावात्मक संबंधों द्वारा बंधा होता है। प्रेम, स्नेह, त्याग और सहानुभूति का भाव स्पष्ट रूप से सदस्यों के मध्य दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए परिवार अंतः समूह का एक चिर परिचित उदाहरण है। अपना गांव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, राष्ट्र आदि अंतः समूह के अन्य उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र उसका अंतः समूह है। वह अपने देश की प्रशंसा, उसकी प्रगति से प्रारंभ करता है। इसके विपरीत देश की अवनति या बुराई से उसे दुख होता है। ठीक इसी प्रकार पड़ोस या जिस शिक्षण संस्था का वह सदस्य है वह व्यक्ति का अंतः समूह होता है। वह उस अंतः समूह से विशेष लगाव व स्नेह रखता है तथा ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे कि समूह की इच्छा होती है। अतः अंतः समूह सदस्यों की दृष्टि में उसका अपना समूह होता है। उसके साथ सदस्य अथवा ताम्यता स्थापित करते हैं। अंतः समूह प्राथमिक भी हो सकते हैं, द्वितीयक भी हो सकते हैं एवं अस्थायी भी हो सकते हैं तथा अस्थायी भी। 13 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार बताएं। तो इटालियन एवं मेरियल के अनुसार इटालियन जी का कहना है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जो किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयासों आदि के कारण प्राप्त करता है। आर लिल्टन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को 2 भागों में बांटा है। प्रदत्त परिस्थितियाँ, जिसमें है प्रदत्त परिस्थिति वह है जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रयत्न नहीं करने पड़ते बल्कि सामाजिक व्यवस्था के अनुसार उसे यह स्थिति अपने आप ही प्राप्त होती, मतलब अपने पूर्वजों से या अपने बाप दादा से। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। तो अर्जित स्थिति व्यक्ति की कुल स्थिति वह भाग है जिसे वह अपने प्रयत्नों और योग्यता से समाज से प्राप्त करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति की विशेषताओं का उल्लेख करें अथवा परिस्थिति के तत्वों की विवेचना करें। तो परिस्थिति की विशेषता या तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है स्थिति का हस्तांतरण। तो स्थितियों के हस्तांतरण के द्वारा समाज की संस्कृति का एक अंग बन जाती है और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों के समान ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारण। तो समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होता है। तीसरा है सापेक्षिक अवधारणा। हम किसी परिस्थिति का अर्थ अन्य स्थितियों के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए पति की स्थिति का अर्थ पत्नी की स्थिति के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। फिर है परिस्थिति की विविधता। एक ही समय में एक व्यक्ति की अनेक स्थितियां होती है अर्थात वह विभिन्न समूहों में विभिन्न स्थानों को ग्रहण करता है। 5वां है एक लंबे समय तक समाज में विद्यमान रहने के कारण स्थितियां होती है अर्थात वह विभिन्न समूहों के विभिन्न स्थानों को ग्रहण करता है। समाज को प्रत्येक स्थिति नए सिरे से निर्धारित नहीं करनी होती है बल्कि वह पहले से ही समाज में विद्यमान होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है समाजशास्त्र की परिभाषा दे तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे ने इसे एक सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम दिया। इसके बाद सन 1838 में कॉम्टे ने ही इसे समाजशास्त्र का नाम दिया था। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। प्रायः कुछ लोग विषय क्षेत्र तथा विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र का तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव होता है जबकि विषय वस्तु वे निश्चित सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन को तथा विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ अर्थशास्त्र आर्थिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक दृष्टिकोण है, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण होने के बावजूद किसी भी सामाजिक विज्ञान का विषय से निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र में यह कठिनाई अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक है। कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समाजशास्त्र मनोविज्ञान तथा कहाँ मनोविज्ञान समाजशास्त्र बन जाता है अथवा जैविक सिद्धांत समाजशास्त्रीय सिद्धांत बन जाता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में प्रमुख विद्वान एकमत नहीं है। इनके बारे में हमारे सामने निम्नलिखित 2 प्रमुख परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण या संप्रदाय प्रस्तुत किए गए। पहला है स्वरूपात्मक अथवा वृष्टिवादी संप्रदाय और दूसरा है समन्वयवादी संप्रदाय।
16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक समूह क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो शब्द समूह को आमतौर पर एक ही समय में एकत्र किए गए कई लोगों के लिए समझा जाता है। समाजशास्त्री दृष्टि से एक समूह समान मानदंडों, मूल्यों और अपेक्षाओं वाले लोगों की संख्या है जो नियमित और होशपूर्ण बातचीत करते हैं। एक सामाजिक समूह उन व्यक्तियों की बहुलता है जिनकी एक समान पहचान है, कम से कम कुछ एकता की भावना, कुछ समान लक्षणों और साझा मानदंडों और काफ़ी उच्च स्तर की बातचीत है। सामाजिक समूह के प्रकार। तो समूहों का एक व्यवस्थित अध्ययन एक वैज्ञानिक वर्गीकरण की मांग करता है। समूहों का वर्गीकरण आकार, समूहों के संगठन की डिग्री और सहभागिता और हितों के प्रकृति के आधार पर बनाया जा सकता है। समूहों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्राथमिक और माध्यमिक समूह में है। प्राथमिक समूह शब्द को चार्ल्स होल्टन कोली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्हें प्राथमिक समूह के रूप में नामित किया गया था, जिसमें सदस्य अंतरंग बातचीत और उस तरह के सहयोग में संलग्न होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बुनियादी है। प्राथमिक समूह सार्वभौमिक है और व्यक्तियों के लिए जबरदस्त महत्व रखते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे ज़्यादातर लोगों की भलाई के लिए आवश्यक है। प्राथमिक समूह व्यक्तियों का सामाजिकरण करते हैं। प्राथमिक समूह संबंधों द्वारा विकसित और ढाला जाता है। परिवार एक प्राथमिक समूह का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर आपका द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह वे हैं जो अवैयक्तिक, संवेदनात्मक, औपचारिक और तर्कसंगत संबंधों की विशेषता रखते हैं। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूहों के लगभग विपरीत है और ओबर्न और नीमकोप का कहना है कि समूह जो अंतरंगता में कमी का अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें माध्यमिक समूह कहा जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो मैकायर और पेज। समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे हो। इसकी विशेषता है, पहला है समान हित। सामाजिक समूह के सभी सदस्यों के हित प्रायः समान होते हैं। समान हित होने से समूह का स्थायित्व बढ़ता है। फिर है दो या अधिक व्यक्ति। एक सामाजिक समूह व्यक्तियों का संग्रह होता है, अर्थात एक व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्ति समूह के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है सदस्यों की परस्पर जागरूकता। तो सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्यों तथा अपने समूह के प्रति जागरूक होने चाहिए। पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। चौथा है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क। समूह के सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। छोटे समूहों में तो यह प्रत्यक्ष संपर्क संभव है, जैसे परिवार, खेल समूह आदि, जबकि बड़े समूहों में अप्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है, जैसे जाति समूह, वर्ग समूह आदि। फिर है अनिश्चित आकार। सामाजिक समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका निर्माण 2-3 व्यक्तियों को लेकर हजारों लाखों व्यक्तियों तक हो सकता है। वर्तमान युग में जैसे जैसे व्यक्तियों के संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समूहों के आकार में भी वृद्धि होने लगी है। छठा है मनुष्यों का संग्रह। तो सामाजिक समूह की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए कम से कम 2 मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति को समूह नहीं कहा जा सकता। सातवां है सामाजिक संबंध। इसे पारस्परिक संबंध भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि समूह के सदस्यों में पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य है। पारस्परिक संबंध में उनमें चेतना का विकास होता है। यह चेतना सामाजिक संबंधों के निर्माण और विकास में सहायक होती है। फिर आप 8वां पॉइंट है एकता की भावना। सामाजिक समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। इस एकता का आधार चेतना होती है। यह चेतना 2 प्रकार की होती है, चेतना एकता और अचेतना एकता। 9वां है सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। तो सामाजिक समूह के अंतर्गत समूह के सभी सदस्यों के मध्य आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। एक ही समूह के सदस्यों में विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता है। 10वां है समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समान रूप में स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामूहिक प्रवृत्ति का होता है तथा अनिवार्य रूप से विभिन्न समूहों का सदस्य होता है, परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि यह अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति किस किस समूह का सदस्य होगा। वास्तव में विशिष्ट समूह की सदस्यता व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति तथा सभ्यता में अंतर बताइए। तो वर्तमान पीढ़ी ने अपने पूर्वजों तथा स्वयं के प्रयासों से जो अनुभव व व्यवहार सीखा है वही संस्कृति है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। सभ्यता और संस्कृति में पाए जाने वाले प्रमुख अंतर निम्न है। पहला है गिलिन एवं गिलिन के मत में सभ्यता संस्कृति को अधिक जटिल तथा विकसित रूप है।
A.W. ग्रीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल प्रविधि और राजनीतिक पद्धति हो। तीसरा है संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता का संबंध शरीर से। सभ्यता को सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन संस्कृति को हृदयंगम करना कठिन है। सभ्यता को कुशलता के आधार पर मापना चाहे तो मापा जा सकता है, परंतु संस्कृति को नहीं। सभ्यता में फल प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, परंतु संस्कृति में क्रिया ही साध्य है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्कृति केवल समान प्रवृत्ति वालों में ही संचालित होती है। कलाकार की योग्यता के बिना कोई भी कला के गुण की परख नहीं कर सकता, न ही संगीतकार के गुण के बिना ही कोई संगीत का मजा ले सकता है। सभ्यता समान तौर पर ऐसी मांग नहीं करती, हम उसको उत्पन्न करने वाली सामर्थ्य में हिस्सा लिए बिना ही उसके उत्पादकों का आनंद ले सकते हैं। सभ्यता का संपूर्ण हस्तांतरण हो सकता है, परंतु संस्कृति का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कभी नहीं हो सकता है। सभ्यता का रूप बाह्य होता है, जबकि संस्कृति का आंतरिक। सभ्यता बिना प्रयास के प्रसारित होती है, जबकि संस्कृति ज्यों की त्यों प्रसारित नहीं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामाजिक अस्त्रीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो सामाजिक अस्त्रीकरण का आधार सामाजिक विभेदीकरण है। जब भिन्न सामाजिक विशेषताओं के साथ भिन्न सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, जिससे कतिपय सामाजिक विशेषताओं को समाज में उच्च स्थान, अच्छी सुविधाएं और पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो समाज न केवल विभेदीकृत होता है बल्कि अस्त्रीकृत भी हो जाता है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक अस्त्रीकरण का तात्पर्य यह है कि एक जनसंख्या विशेष को एक दूसरे के ऊपर उच्च नीच स्तरात्मक वर्गों में विभेदीकरण, इसकी अभिव्यक्ति उच्चतर एवं निरंतर स्तरों के विद्यमान होने के मध्य होती है। सामाजिक अस्त्रीकरण की निम्न विशेषता, पहला है सार्वभौमिकता। तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अस्त्रीकरण अवश्य ही पाया जाता है। दूसरा सामाजिक मूल्यांकन, सामाजिक अस्त्रीकरण में समाज का वर्गीकरण कार्य व पद के आधार पर किया जाता है कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग किसी व्यक्ति को अपने से मिलाने से पूर्व यह अच्छी तरह देख लेता है कि वह व्यक्ति उस वर्ग के योग्य है या नहीं। इस प्रकार की योग्यता परीक्षण को सामाजिक मूल्यांकन कहा जाता है। तीसरा है कार्यों की प्रधानता। तो सामाजिक अस्त्रीकरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कार्यों को महत्व दिया जाता है। फिर है निरंतरता। सामाजिक अस्त्रीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है स्थायित्व। समाज का विभाजन अस्त्रीकरण के आधार पर होता है, जिसमें अस्थायित्व पाया जाता है। फिर है उच्चता एवं निम्नता। तो सामाजिक अस्त्रीकरण में जो भी विभाजन समाज का होता है, उसमें उच्चता एवं निम्नता को आधार माना जाता है। तो बच्चों, विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से मैंने ये क्वेश्चन बताया है। ये समाजशास्त्र का सेट 2 है। सेट 1 का भी मैंने पूर्व में वीडियो बना दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो सेट 1 को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।